नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। भारत की निजी कंपनियां आर्मीनिया को निर्यात करेंगी पिनाका रॉकेट सिस्टम। भारतीय सेना ने स्वार्म ड्रोन्स के लिए RFI जारी किया। AMCA फाइटर जेट ने अपना डिजाइन चरण पूरा किया। मिश्र ने भारतीय वायुसेना से अपने MiG-29 और Mi-17 बेड़ों के लिए मदद की गुहार लगाई। दोस्तों, पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आर्मीनिया को लेकर आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम चल चुका है कि आर्मीनिया भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदना चाहता है और इन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को तेजी से आर्मीनिया को डिलीवर करने के लिए अब भारत ने एक नई योजना तैयार की है, जिसके तहत जो भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, जिनमें कि L&T, टाटा डिफेंस और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, इनमें से किसी एक कंपनी को चुना जाएगा जो कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की प्रोडक्शन फैसिलिटी और सप्लाई चेन को तैयार करेगी, ताकि इनकी तेजी से डिलीवरी की जा सके। यही नहीं दोस्तों, आर्मीनिया ने भारत को ATGM का भी ऑर्डर दिया हुआ है। हालांकि कितनी संख्या में दिया है इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पिनाका की 4 बैटरीज वो खरीद रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत आने वाले समय में आर्मीनिया को पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट और पिनाका गाइडेड रॉकेट्स की भी सप्लाई करेगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि मिस्र यानी इजिप्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों, इजिप्ट जो कि भारत से 70 तेजस फाइटर जेट वो भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ खरीदने का विचार कर रहा है। ऐसे में अब मिस्र ने अपनी वायुसेना में मौजूद 44 MiG-29 फाइटर जेट्स और 60 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स के लिए भारतीय वायुसेना से मदद मांगी है। दरअसल रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से इजिप्ट को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं और वो रशिया के साथ अब सीधी बातचीत नहीं कर सकता है, क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगे हुए हैं। वहीं भारत अपने MiG-29 UPG और Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लीट के स्पेयर पार्ट्स को खुद बनाता है और इजिप्ट के पास इन स्पेयर पार्ट्स की सख्त कमी होनी शुरू हो गई है, खास करके रशिया के RD-33 सीरीज के 3 इंजन की, जो कि MiG-29 को पावर देते हैं। और आपको बता दें कि भारत इन इंजनों को लाइसेंस के तहत भारत में ही तैयार करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये तो वही इजिप्ट है जो पाकिस्तान को अपने मिराज V फाइटर जेट्स को देने वाला है। ऐसे में कैसे भारत इनकी मदद करेगा? लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई तकनीकी हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से तेजस फाइटर जेट के बारे में कहा जा रहा है। ऐसे में स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करके भारत को ही फायदा होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना से आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है ऑटोनॉमस सर्विलांस और आर्म स्वार्म ड्रोन्स के लिए, जिनमें कि कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि इनकी अनुमानित लागत 700 करोड़ रुपए हो सकती है और इन्हें बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा, यानी कि भारतीय कंपनियां ही इन्हें तैयार करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हर स्वार्म सेट में करीबन 50 से 75 एरियल व्हीकल्स होने चाहिए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्म पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए और ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम होने चाहिए। और यही नहीं, ये जो स्वार्म ड्रोन्स है वो कंट्रोल टावर और दूसरे स्वार्म ड्रोन के साथ भी संपर्क करने में सक्षम होने चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि 12 स्वार्म सेट्स खरीदे जाएंगे, जिनमें से 7 स्वार्म सेट को हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर एरिया यानी कि उच्च ऊंचाई वाले बॉर्डर एरिया में तैनात किया जाएगा और बाकी के जो 5 स्वार्म सेट्स हैं उन्हें प्लेन्स और रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय सेना अपने दूसरे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को अक्टूबर में शामिल करेगी और भारतीय सेना ने LCH स्क्वाड्रन को जून में ही स्थापित कर दिया था और कहा जा रहा है कि इस स्क्वाड्रन को 2023 में ईस्टर्न कमांड भेजा जाएगा, जहां इन्हें LAC पर तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना करीबन 95 यानी कि 95 और यूनिट्स लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की खरीदेगी, जिनमें से जो 70 यूनिट होंगी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की, उनका रोल यानी कि भूमिका कॉम्बैक्ट रोल में होगा, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट का जो डिजाइन चरण है उसे पूरा कर लिया गया है। इस बारे में जानकारी दी है DRDO के अध्यक्ष S कामत जी ने। कहा जा रहा है कि अब इसके प्रोटोटाइप के लिए कैबिनेट से हरी झंडी मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि AMCA का जो प्रारंभिक डिजाइन है उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। ADA की टीम AMCA का डिजाइन अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रही है। दरअसल DRDO के अध्यक्ष ने कहा कि AMCA एक स्पेशल व्हीकल के माध्यम से तैयार होगा, जिसमें कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की फर्म बड़ी संख्या में शामिल होंगी और वो इसका प्रोटोटाइप का निर्माण करेंगे। और यही नहीं, AMCA के जो सीरीज प्रोडक्शन और लाइफ टाइम सपोर्ट होगा उसे भी भारतीय वायुसेना को देती रहेगी। आपको बता दें कि स्पेशल पर्पस व्हीकल इस साल के अंत में सामने आ जाएगा और AMCA प्रोजेक्ट में 75% गवर्नमेंट फंडिंग है और बाकी की जो 25% फंडिंग है उन्हें इंडियन प्राइवेट कंपनीज देंगी, जो कि इस स्पेशल पर्पस व्हीकल का हिस्सा होंगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एक्स एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी को एक सम्मानजनक पद दिया गया है।
उनको उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ा गया है। बता दें कि आरकेएस भदौरिया जी यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोडल अधिकारी होंगे। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश की 3 जगहों पर भारतीय एरोस्पेस और रक्षा की विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार के प्रोत्साहन से उपकरणों और उनके पुर्जे तैयार किए जाएंगे। और वैसे भी राकेश कुमार भदौरिया जी को देश की रक्षा सेवा में करीबन 4 दशक की सेवा का अनुभव है। ऐसे में उनका अनुभव भी यहाँ पर काम आएगा। और एक बात और है दोस्तों आरकेएस भदौरिया जी को लेकर, वे हमेशा से भारत के हथियारों का स्वदेशीकरण की बात करते आए हैं और वो काफी दूरदर्शी भी माने जाते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वो दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल और अमर जवान ज्योति पहुंचे, जहां उन्होंने वीर गति को प्राप्त सैनिकों को नमन किया। सीडीएस चौहान ने इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। दोस्तों आपको बता दें कि वे देश के पहले 3 स्टार सैन्य अधिकारी यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल है, जिन्हें 4 स्टार यानी कि जनरल बनकर इतना अहम पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही पदभार ग्रहण करने के मौके पर सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों में सर्वोच्च रैंक की जिम्मेदारी संभालने पर उन्हें गर्व है। मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में तीनों सेनाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। हम सभी चुनौतियों और मुश्किलों का मिलकर सामना करेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों गोदरेज ने अपना मैन पोर्टेबल एंटी ड्रोन सिस्टम को प्रदर्शित किया है पुलिस एक्सपो 2022 में, जिसे कि फ्रांस से लाइसेंस के तहत ये कंपनी तैयार करती है। और कंपनी ने ये एक विशेष एंटी यूवी ड्रोन सिस्टम डिजाइन किया है। बता दें कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम किसी गन की तरह दिखता है, जिसका नाम कंपनी ने चिमेरा रखा है। ये मैन पैड यानी कि मैन पोर्टेबल और स्टैटिक यानी कि दोनों संस्करणों में उपलब्ध है। साथ ही इसे एक जवान अपने कंधे पर ले जा सकता है और ये 1 किलोमीटर की दूरी में दुश्मन के आने वाले किसी भी मानव रहित एरियल व्हीकल पर गोलियां बरसा सकता है और उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम करके उसे नीचे गिरा सकता है। साथ ही दोस्तों चिमेरा सिस्टम किसी भी ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। इसमें एक स्पेशल एंटीना भी है, जिसे जवान बैकपैक के रूप में अपनी पीठ पर रख सकता है। और इस मैन पैड एंटी ड्रोन की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि बारामूला से आ रही है। दोस्तों सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को निशाना बनाने की साजिश रच रहे जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के पट्टन के येदीपुरा इलाके में आतंकियों की सूचना के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। जब सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लंबे समय तक चले ऑपरेशन के बाद 2 आतंकवादी मारे गए। कहा जा रहा है कि मारे गए आतंकी सेना की अग्निवीर भर्ती रैली को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और नेपाल राष्ट्र विरोधियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सहमत हुए हैं। दरअसल दोनों ही देश के शीर्ष अधिकारियों ने भारत नेपाल सीमा के माध्यम से तीसरे राष्ट्र के नागरिकों की अवैध सीमा पार को रोकने के तंत्र पर चर्चा की है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशक ने एक संयुक्त बैठक की और इस बैठक में सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए अलग अलग तंत्रों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाना है उन पर चर्चा की गई। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर सूचना और सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी चर्चा की गई। दरअसल नेपाल 5 भारतीय राज्यों जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में भारत डायनेमिक्स अपने ग्रिड बोर्ड टाइटन अनमैन्ड मल्टी यूटिलिटी कॉम्बैट व्हीकल को अमोगा 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ प्रदर्शित करेगी। दरअसल अमोगा 3 जो कि डुअल मोड इंफ्रारेड सीकर से लैस है, ये टॉप अटैक और डायरेक्ट अटैक मोड में काम करती है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। उन्होंने कहा कि रक्षा विनिर्माण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसमें आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना बहुत जरूरी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 7 रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की। इन कंपनियों का परिचालन पिछले साल अक्टूबर में शुरू हो गया था। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्मचारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुधार का बड़ा कदम है। उन्होंने इन कंपनियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पूर्ण स्वायत्तता, दक्षता और उत्तरदायित्व के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने अब 2025 तक एरोस्पेस तथा रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 1,75,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को लगातार अपडेट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी नौसेना को एक नया ATR-77 प्लेन मिला है। बता दें कि ये जो नया अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट है उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार और सेंसर लगाए गए हैं।
जो कि पाकिस्तानी नौसेना को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टर्की से खरीदे गए बैराकतर TB2 ड्रोन को पहली बार अपने एयरफोर्स एक्साइड डे में प्रदर्शित किया था। हालांकि पाकिस्तान को कितनी संख्या में ये ड्रोन्स मिले हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो करीबन 6 यूनिट्स बैराकतर TB2 की पाकिस्तान को दी गई हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी ड्रोन्स ऑपरेशनल कॉम्बैट क्षमता के साथ हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।